ये जो ये है यानी और ऑफ एल्यूमिनियम है ना, तो इनका सही आंसर जो है बॉक्साइट है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दे, अगर क्वेश्चन ऐसे भी रहे कि बॉक्साइट जो है किनका वार है, तो एल्यूमिनियम का है ना, या एल्यूमिनियम का इसको हिंदी में जो है वार को अयस्क कहा जाता है। अयस्क, वार मीन्स अयस्क, यानी एल्यूमिनियम का अयस्क या वार निम्न में से कौन सा है ना, इन फॉलोइंग में से कौन सा है, मतलब चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से सही आंसर जो है आपका बॉक्साइट है। अब बॉक्साइट किसका अयस्क है यानी किसका है वार है, तो एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा, बॉक्साइट इज और ऑफ एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है what type of rock, what type of rock rock belongs to belongs to quartzite, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा है कि क्वार्टज किस प्रकार का सेल है ना, यानी ये जो क्वार्टज है या क्वार्टजाइट है, ये किस टाइप का जो है रॉक है ना, यानी क्वार्टजाइट किस प्रकार का सेल में बिलोंग्स करता है ना, यानी व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स बिलोंग्स टू क्वार्टजाइट, है ना। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, इग्नियस, बी नंबर सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, सी नंबर में मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, एंड डी नंबर में नन ऑफ दीज, है ना। मैं आप लोगों का कमेंट रीड कर लेता हूं, आप लोग क्या सही आंसर दे रहे हैं। मेटामॉर्फिक, यस, बिल्कुल सही जवाब, है ना। तो क्वार्टरजाइट जो है ये मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ सेल में यानी टाइप ऑफ रॉक में बिलोंग्स करता है ना। यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स का क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंतर्गत एक क्वार्टरजाइट आता है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स बिलोंग्स टू क्वार्टरजाइट, यानी क्वार्टरजाइट्स है ना बिलोंग्स टू मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। कह रहा है कि द स्टेटमेंट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है और आप सभी को इनका आंसर पता है। मैं क्या लिखा, धनबाद, धनबाद इज फेमस फॉर है ना डैश डैश। चलिए मैं इनका अगर ऑप्शन ना दूं तो आप लोग क्या सोच रहे होंगे, धनबाद किसके लिए फेमस है। धनबाद इज फेमस फॉर कोल डिपॉजिट्स, यस बिल्कुल सही, कोल डिपॉजिट्स, है ना, कोल डिपॉजिट, यस, है ना। यानी धनबाद को जो है कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है ना, कोयला नगरी, कोल डिपॉजिट्स, यस। झरिया, धनबाद का झरिया, है ना, धनबाद इज फेमस फॉर कोल डिपॉजिट्स। ऐसे आपके सामने ऑप्शन है, गोल्ड डिपॉजिट्स, कॉपर डिपॉजिट्स, कोल डिपॉजिट्स एंड आयरन डिपॉजिट्स, है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोल डिपॉजिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, द स्टेटमेंट
the statement present is the key to past, है ना, was given by, है ना। कह रहा है कि द स्टेटमेंट प्रेजेंट इज द की टू पास्ट वाज गिवन बाय, है ना। यानी यहाँ हिंदी में बोला जाए तो यह किसने कहा कि वर्तमान, है ना, कोटेशन है ये एक, वर्तमान जो है भूत की कुंजी भूत की कुंजी है ना, ये एक कोटेशन है ना। तो कह रहा है कि यह किसने कहा, या कौन व्यक्ति ने या कौन साइंटिस्ट ने, है ना, कहा कि प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, है ना, यानी वर्तमान भूत की कुंजी है। यह जो लाइन है ये किसने कहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए नंबर में चार्ल्स ड्रॉबिन, चार्ल्स, है ना, ड्रॉबिन, चार्ल्स ड्रॉबिन। बी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने विलियम स्मिथ, विलियम स्मिथ। सी नंबर में आपके सामने ऑप्शन है जेम्स हटन, जेम्स हटन। और डी नंबर में आपके सामने ऑप्शन है डाना, है ना। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। कह रहा है कि द स्टेटमेंट प्रेजेंट इज द की टू पास्ट वाज गिवन बाय, है ना। ये चार साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है और इनमें से कौन साइंटिस्ट ऐसा है जो कि इस कोटेशन को कहा था, है ना। यानी वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसने कहा था। चलिए मैं आप लोग कमेंट रीड कर लेता हूँ, आप लोग क्या आंसर दिए हैं। बिल्कुल सही, है ना। तो इनका सही जो जवाब होगा वो जेम्स हटन होगा, जो आपका फादर ऑफ जियोलॉजी जिसे कहा जाता है ना। तो द स्टेटमेंट प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट वाज गिवन बाय जेम्स हटन। ये वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन जेम्स हटन ने कहा था, है ना। अगर मैं एक बात बोलूं, ऐसे तो ऑप्शन में रहेगा ही, लेकिन बाय द वे अगर किसी कारणवश जेम्स हटन नहीं रहता है ना, अगर जेम्स हटन नहीं रहता है तो चार्ल्स डार्विन को मार देंगे, है ना। जेम्स हटन रहता है तो बिना सोचे समझे जेम्स हटन, है ना, चार्ल्स ली, है ना, आप सही लिखे चार्ल्स ली, है ना। तो ये जो है ना चार्ल्स ली यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। यहाँ कौन है, ड्रॉबिन है ना, ड्रॉबिन है। तो अगर जेम्स हटन नहीं रहे, है ना, तो चार्ल्स ली तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, चार्ल्स ड्रॉबिन है। तो हम इसी को मार देंगे, है ना। लेकिन एग्जैक्ट अगर आप, है ना, चार्ल्स ली जो है गूगल में भी ऐसे ढूंढने पर जो है जेम्स हटन का नाम नहीं आ रहा है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि ये वाले जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था, ये सर्च करेंगे तो चार्ल्स ली का ही नेम आएगा, है ना। लेकिन चार्ल्स ली आपको सामने ऑप्शन में है नहीं, है ना। इसलिए जो है आप जेम्स हटन में लगाना है ना। समझ गए कि ये जो स्टेटमेंट है ये जेम्स हटन ने भी दिया था और चार्ल्स ली ने भी दिया था, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब पूरे जियोलॉजी में चार्ल्स ली का कहीं भी डिस्कशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग जो है ये वाला स्टेटमेंट जेम्स हटन को, है ना, जेम्स हटन को टिक लगाएंगे। ऐसे चार्ल्स ली का भी नाम आता है। चलिए ये वाला स्टेटमेंट समझे कि वर्तमान भूत की कुंजी है ये स्टेटमेंट। ओके।
चलिए, है ना, ये वाले स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। कह रहा है कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है ना, यानी प्रेजेंट जो है इज दी की टू द पास्ट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कह रहे हैं कि सफलता ही जो है ना, है ना, क्या कह रहा है कि जैसे हम लोग बोलते हैं, है ना, कि परिश्रम पहले क्या करते हैं, स्टूडेंट हो या फिर कोई भी व्यक्ति, पहले जो है मेहनत करते हैं, यानी बोलते हैं मेहनत का फल मीठा होता है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, फल मिलेगा, है ना। यानी आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले स्ट्रगल कीजिएगा, उसके बाद उसका क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप लोग अभी जो है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के फाइनल ईयर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, यानी वर्तमान समय में आप लोग जो है बहुत ही जो है मेहनत कर रहे हैं, है ना, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो। तो आप इसका मतलब क्या है कि वर्तमान समय में आप इतना प्रयास कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं कि आने वाले समय में, है ना, यानी आने वाले समय में आपका क्या हो कि रिजल्ट यानी परिणाम बेहतर हो। तो अब कह रहा है कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है, यानी आज मान लीजिए कि आप इंटरमीडिएट में हैं, है ना। तो ये जो आप इंटरमीडिएट में हैं, तो इसका मतलब इससे पहले आप मैट्रिक में थे, तो इसका मतलब मैट्रिक में आप क्या किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, तो उनका परिणाम आपका फिर मैट्रिक में प्रमोशन हुआ, फिर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लिए, है ना। तो इसका मतलब कि भूतकाल में यानी पास्ट टाइम में आपने मेहनत किया, मैट्रिक पास किए, और फिर जो है प्रेजेंट टाइम में आपने इंटरमीडिएट में दाखिला लिया यानी एडमिशन लिया। तो वही चीज कह रहा है कि जो है वर्तमान भूत की कुंजी है। आप जो मैं वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में जो मैं आसपास में जो भी चीज दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये पास्ट में किया हुआ मेहनत का परिणाम है, समझिए। इसलिए कह रहा है कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है ना। अगर आज आज जो मैं इस बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ, आज जो मैं ये जो बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ, पहले क्या होता था कि चौक से ब्लैक बोर्ड में लिखा करते थे, अभी भी बहुत लोग लिख भी रहे हैं। उसके बाद जो है व्हाइट बोर्ड आया। आज मैं जो व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पास्ट टाइम में इनके पीछे मेहनत लगा है बनाने में। तो वही चीज जो है, वो स्टेटमेंट जो है जेम्स हटन ने दिया था। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए को टेंशन लेना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पैलेंटोलॉजी, है ना, पढ़े नहीं है लेकिन आप लोग फिर भी आंसर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बता सकते हैं। पैलेंटोलॉजी यानी बोले तो जीवाश्म विज्ञान इज दी ब्रांच ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी हम लोग सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में जो है पैलेंटोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, और पैलेंटोलॉजी जो है वो आपका जियोलॉजी का एक ब्रांच है। जियोलॉजी which deals which deals in the study study of dash, है ना। तो ऑप्शन में कह रहा है, मैं ऑप्शन उतना लिखाना संभव नहीं है क्योंकि ये है, बहुत बड़ा बड़ा है ना। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, ये तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत स्टडी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से जो है देखना है कि करेक्ट इनमें से सेटअप कौन सा होता है क्वेश्चन के साथ। तो पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी व्हिच डील्स इन स्टडी ऑफ, यानी पैलेंटोलॉजी क्या है, आपका जियोलॉजी का एक ब्रांच है ना, लेकिन उसके अंतर्गत जो है यानी उनमें हम किन चीजों का स्टडी करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है दस stratified rocks that aim to unraveling
द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, है ना। देखिए आपको जो है इनमें जो की पॉइंट देखना है। की पॉइंट में कह रहा है कि पहली बात तो इसमें जो है रॉक्स का बात आ रहा है ना, रॉक्स का बात आ रहा है। उसके बाद आपका इसमें आ रहा है जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, है ना। चलिए बी नंबर में मेजर पॉइंट क्या आता है देखते हैं। कह रहा है कि बी नंबर में द स्ट्रैटिफाइड रॉक्स, सॉरी एक्चुअली में ये वाला जो है इसको बी नंबर में लिखना पड़ेगा, और ए नंबर में जो आपका ऑप्शन में है वो कह रहा है ए नंबर में द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, यानी इसमें की पॉइंट्स ए नंबर में जो है मिनरल्स आ गया, मिनरल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए में मिनरल्स की बात हुआ। बी नंबर में कह रहा है कि रॉक्स एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। सी नंबर में की पॉइंट कह रहा है द रिमेनेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द पास्ट geological age preserved in the rock of the earth's crust by natural process, है ना। तो इनमें जो है कर रहा है सी नंबर में आपका की पॉइंट्स के रूप में देखा जाए तो प्लांट्स आ गया, प्लांट्स। उसके बाद आ गया एनिमल्स, एनिमल्स, है ना। तो चलिए तो ये जो है की पॉइंट, और डी नंबर में आपका की पॉइंट आ गया डिपोजिट्स का, नहीं वॉर डिपोजिट्स का, वॉर डिपोजिट्स, है ना। चलिए तो मैं इसे समझा रहा हूं। कह रहा है कि भूवैज्ञानिक सॉरी जीव भूविज्ञान के अंतर्गत, है ना। चलिए मैं आप लोग का आंसर रीड कर लेता हूं, सी नंबर, है ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर, है ना। तो आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो कह रहा है कि पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, यानी पैलेंटोलॉजी है यानी जीवाश्म विज्ञान जो है वो भूविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत इनमें से किन चीजों का अध्ययन किया जाता है यानी स्टडी किया जाता है। मिनरल्स, ये तो एकदम रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो मिनरल्स जो है अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में मिनरोलॉजी एक ब्रांच है उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगर सेकंड ईयर में मिनरल्स की बात करें तो इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी पैलेंटोलॉजी किसी भी तरह से यहाँ नहीं होगा। यस ऑप्शन सी। देखिए अगर रॉक्स की बात करें या जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें, यानी रॉक्स, ये तो आपका पेट्रोलॉजी से रिलेटेड हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। आपको कंपेयर करना है इस तरह। ऑप्शन नंबर सी को छोड़ दीजिए भी, ऑप्शन नंबर डी को देखिए, वार एंड डिपोजिट्स, है ना, यानी अयस्क निक्षेपों के बारे में बात हो रहा है। तो ये मैं जो है आप लोगों को चर्चा, ये भी जो है इकोनॉमिक जियोलॉजी का पार्ट है, इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड मिनरोलॉजी का पार्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। और मैं पैलेंटोलॉजी में आप लोगों को बताया हूं कि कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे के डेड बॉडी, है ना, जब लंबे समय तक क्या होता है, यानी मेनली देखा जाए पैलेंटोलॉजी में जो है प्लांट्स का और एनिमल्स का अध्ययन होता है, यानी स्टडी होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। तो पैलेंटोलॉजी का पार्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। कॉम्परेटिव स्टडी भी कीजिए, कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे तो ऑप्शन जो है अगर नहीं भी जानते हैं तो भी जो है अंदाजा से आप करेक्ट आंसर में टिक लगा सकते हैं। थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को पता है, क्वेश्चन नंबर 6 भी पता है, एकदम बहुत आसान है। सिस्टोज, सिस्टोज, है ना। चलिए मैं आगे लिखूंगा नहीं, सिस्टोज किसका जो है स्ट्रक्चर है, यानी सिस्टोज जो है किसका स्ट्रक्चर है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। सिस्टोज इग्नियस रॉक का पार्ट है या सेडिमेंट्री का पार्ट है या मेटामॉर्फिक का, मेटामॉर्फिक, यस बिल्कुल सही जवाब, है ना। तो सिस्टोज जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स का है ना सिस्टोज। चलिए ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी एक दो बार रिपीट हो चुका है ना, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है
है ना। व्हाट इज द वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाइट, है ना, है ना। यानी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और ये ग्रेनाइट के बारे में आप जानते हैं कि ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है ना। चलिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा। ग्रेनाइट के बारे में जानते हैं कि ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, यानी अंतर्वेधी आग्नेय शैल, यानी अंतर्वेधी आग्नेय शैल, यानी क्या होता है कि ये क्रस्ट के अंदर ही इनका निर्माण होता है ना, फॉर्मेशन होता है। तो ग्रेनाइट का फॉर्मेशन क्या हो रहता है, इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ में होता है। और ग्रेनाइट है ना, और इनका है ना, और ये किन प्रोसेस के माध्यम से होता है, ये वोल्केनिक इरेप्शन के माध्यम से। जब तक वोल्केनिक इरेप्शन नहीं होगा तो लिक्विड मैग्मा ऊपर की ओर उठेगा नहीं और वो सॉलिड स्टेट में चेंज भी नहीं होगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये वोल्केनिक इरेप्शन का ही क्या रिजल्ट है। तो इसमें कह रहा है कि ठीक इसी के इक्विवेलेंट, यानी इन्हीं के जैसा, है ना। आपके सामने ऑप्शन है रायोलाइट, रायोलाइट। बी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने बेसाल्ट, बेसाल्ट। और सी नंबर में ऑप्शन में है पेरियोडोटाइट, पेरिडोटाइट, है ना। तो ये आपका, और डी नंबर में ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेनाइट है और ग्रेनाइट के जैसा ही इनमें से, अरे चार ऑप्शन है, चार में से कौन, है ना, रायोलाइट, बेसाल्ट या पेरिडोटाइट, ये ठीक इस इन्हीं के जैसा जो है इनका भी फॉर्मेशन होता है। यानी ग्रेनाइट का फॉर्मेशन जिन प्रोसेस के द्वारा होता है ठीक उन्हीं के द्वारा रायोलाइट, यानी दोनों में ग्रेनाइट के जैसा सिमिलर इनमें से कौन सा है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या है, मैं देख लेता हूँ। रायोलाइट, यस बिल्कुल सही, है ना, रायोलाइट, है ना, रायोलाइट ये सही आंसर है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ये भी आप लोगों का आंसर पता है, ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है ना, थोड़ा सा ये घुमा के पूछा है ना, कि व्हिच फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक, व्हिच फॉर्म of igneous rock, which form of igneous rock, which form of igneous rock, है ना, which form of igneous rock is not concordant body, is not concordant body, concordant body। यानी इसमें कह रहा है, आपके सामने ऑप्शन में है, ए नंबर में सील है ना, सील। बी नंबर में आपके सामने ऑप्शन है डाइक, डाइक। सी नंबर में ऑप्शन है आपका लैकोलिथ, और डी नंबर में है लैपोलिथ। यानी आपके सामने जो है चार ऑप्शन है, सील है, डाइक है, लैकोलिथ है, लैपोलिथ है। तो इनमें से ये बताना है कि इन चार में से आग्नेय शैल के अंतर्गत कॉनकॉर्डेंट बॉडी नहीं है ना, इज नॉट कॉनकॉर्डेंट बॉडी ऑफ इग्नियस रॉक, है ना। तो आप जानते हैं कि कॉनकॉर्डेंट C4 में बताया था कि C4 सील। चलिए मैं आंसर भी रीड कर लेता हूँ। यस, डाइक, डाइक, डाइक सही आंसर है। तो यहाँ कह रहा है कि which form of igneous rock is not concordant body, यानी इनमें से जो है आग्नेय शैल के अंतर्गत, है ना, अनुस्तरी भाग नहीं है। कॉनकॉर्डेंट मतलब अनुस्तरी, और डिस्कॉर्डेंट मतलब अनुस्तरी, है ना। देखिए थोड़ा सा मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ, कॉनकॉर्डेंट इनका हिंदी में लिखा जाता है इसे अनुस्तरी, और ठीक इसके सामने डिस्कॉर्डेंट लगा दीजिए, इसका मतलब होता है अनून स्तरी। अंतर क्या है, इसमें डबल नौ है, इनमें सिंगल नौ है ना। तो कह रहा है कि व्हिच फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक इज नॉट कॉनकॉर्डेंट बॉडी, मतलब सील, C4 सील, C4 कॉनकॉर्डेंट, तो सील तो आपका कॉनकॉर्डेंट है ना। अब जो है कॉनकॉर्डेंट जो है इनके अंतर्गत, अब जो है D4 क्या होता है, आगे हम लोग बढ़ेंगे ही नहीं अगर आंसर मिल जाता है। तो D4 डिस्कॉर्डेंट, D4 डाइक एंड D4 डिस्कॉर्डेंट। तो अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हिच फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक इज नॉट कॉनकॉर्डेंट, कॉनकॉर्डेंट नहीं है, मतलब
साफ है कि ये डिस्कॉर्डेंट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। यानी कॉन्कॉर्डेंट बॉडी नहीं है, इसका मतलब डिस्कॉर्डेंट बॉडी कंफर्म होना है। तो डी फॉर डिस्कॉर्डेंट, डी फॉर डाइक, सही आंसर डाइक। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ना, ये भी आप लोगों में पहले भी चर्चा किया था, ट्राइलोबाइट्स, ट्राइलोबाइट है ना, कह रहा है कि ट्राइलोबाइट है ना। आगे मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग आंसर दे देंगे, है ना। 2 भागों में, 3 भागों में, सी नंबर 4 भागों में, डी नंबर 5 भागों में। चलिए मैं आंसर देख लेता हूँ। 3 पार्ट्स, यस 3 पार्ट्स। यानी ट्राइलोबाइट्स को जो है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि द बॉडी ऑफ ट्राइलोबाइट्स इज डिवाइडेड ट्रांसवर्सली इनटू, यानी ट्राइलोबाइट को जो है, इनको जो है तिरछे ढंग से इनके शरीर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, सही आंसर 3 होगा। यानी ट्राई है ना, ट्राई से टर्सरी, ट्राई टर्सरी का मतलब 3 होता है, यानी ट्राई का मतलब 3 होता है ना। तो ट्राइलोबाइट से टी फोर ट्राइलोबाइट, टी फोर थ्री, टी फोर ट्राइलोबाइट, टी फोर थ्री। तो सही आंसर यानी करेक्ट आंसर इज 3, टी फोर ट्राइलोबाइट एंड टी फोर थ्री, करेक्ट आंसर इज 3। चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी में है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ना कि यहाँ एक ये है ना, आर्टिकुलेट है, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट ब्रैकियोपोड, है ना, ये एक जीव का नाम है, ब्रैकियोपोड, पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत, है ना। तो ये जो है, ये आपका जो है आर्टिकुलेट ब्रैकियोपोड जो है, ये आपका पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है और इस बार हम इसे पढ़ेंगे, है ना। तो आर्टिकुलेट जो ब्रैकियोपोड है वो एक जीव का बॉडी है, सॉरी जीव है, और उन जीव का यानी ब्रैकियोपोड जीव का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना। तो आप लोग घोंगा देखे होंगे, है ना, तालाबों में या फिर नदी में, है ना, या फिर समुद्र के किनारे में, है ना, घोंगा समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, है ना। तो ये जो है, यस, है ना। तो ब्रैकियोपोड जो है एक जीव है और उसका बॉडी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इस तरह रहता है ना। चलिए मैं कमेंट रीड कर लेता हूँ, यस सर, ठीक है। देखिए जैसे मैं ये हाथ दबाया है ना, तो ये आपका क्या है, एक ब्रैकियोपोड जो है समझ लीजिए इसी तरह होता है ना, ब्रैकियोपोड समझ लीजिए इसी तरह होता है। तो ये जो कह रहा है कि आर्टिकुलेट जो है ना, है ना, तो कह रहा है कि ये जैसे जीव का बॉडी स्ट्रक्चर है, नहीं ब्रैकियोपोड का बॉडी स्ट्रक्चर है, और मैं इसको अगर ओपन कर दूं तो ये क्या है, 2 ढक्कन की तरह है ना, ये ओपन हो रहा है, और ये वाले जो भाग देख पा रहे हैं कि ये यहाँ जुड़ा हुआ है, यानी इससे ये अलग नहीं होगा। तो देख पा रहे हैं कि ये फिर बंद हो जा रहा है, फिर ये खुल जा रहा है, लेकिन यहाँ जो है दोनों हाथ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है जुड़ा हुआ है, यानी ये वाले पार्ट क्या है कि जुड़ा हुआ है। इन जुड़े हुए पार्ट्स को क्या कहा जाता है ना। तो कह रहा है आपके सामने ऑप्शन में है, ये नंबर ऑप्शन में है मांसपेशी द्वारा, है ना, यानी मसल्स। बी नंबर में आपके सामने ऑप्शन है टीथ, सी नंबर में ऑप्शन है आपका हिंज, और डी नंबर में कह रहा है कि ए एंड सी। मतलब आपके सामने आर्टिकुलेट ब्रैकियोपोड है और कह रहा है कि आर्टिकुलेट ब्रैकियोपोड जो होता है, यानी दोनों कवच जो है, यानी ये दोनों जो कवच, ये किन के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है ना।
इनका सही आंसर जो है वो हिंज है, आपको कंफ्यूज में नहीं रहना, हिंज बोला जाता है। यानी प्लांटोलॉजी के अंतर्गत जो आर्टिकुलेट ब्रैकियोपोड होता है, वो जो दोनों कवच इस तरह जो जुड़े होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, इन वाले भाग जो जुड़े हुए रहते हैं इसे हिंज कहा जाता है ना। चलिए सी नंबर, हिंज, यस। चलिए यहाँ आपका जो है 2014 का एमसीक्यू यहाँ खत्म हो रहा है ना। आप लोग जो है इसको जो है डेली एक बार करके जो है आपका एमसीक्यू 10 साल का कम से कम एक नजर डेली डालिए। आज जो मैं चर्चा करूंगा है ना, देखिए इग्नियस, देखिए सर कौन, देखिए कौन क्या बोलता है उस पर आप लोग माइंड मत लगाइए, है ना। चलिए आप लोग क्लास में ध्यान दीजिए। नहीं वो नहीं बोल रहे, ठीक है आपस में आप लोग डिस्कस मत कीजिए। चलिए मैं जो सही आंसर बता दिया उसी में आप लोग जो है माइंड में रखिए, बाकी दिमाग से हटा दीजिए कौन क्या कह रहा। तो जो है इग्नियस रॉक के अंतर्गत, है ना, तो इग्नियस रॉक के अंतर्गत मैं बताया था कि इनका पार्ट जो होता है ग्रेनाइट होता है, इनके अलावा जो है साइनाइट होता है, गैब्रो होता है और बेसाल्ट, है ना, बेसाल्ट भी होता है। तो आपका जो है 4 एग्जाम्पल्स के रूप में मैं लिखाया था इग्नियस रॉक के अंतर्गत। अरे भाई यहाँ मैसेज मत करो ऐसा, है ना, डिस्टर्ब मत करो। तो इग्नियस रॉक के अंतर्गत जो है 4 भाग होता है, ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो एंड बेसाल्ट। तो इस बार एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए, है ना, तो ग्रेनाइट पढ़ना है, साइनाइट पढ़ना है, गैब्रो पढ़ना है, बेसाल्ट नहीं पढ़ना है। बेसाल्ट ऐसे भी 2020 में पूछ चुका है ना, तो ये क्वेश्चन बेसाल्ट से रिलेटेड आएगा नहीं, है ना। तो इग्नियस रॉक के अंतर्गत हम लोग जो है ये 3 चीज पढ़ेंगे, ग्रेनाइट, साइनाइट एंड गैब्रो। मैं ग्रेनाइट के बारे में लिखा चुका हूं, है ना। तो आज मैं पढ़ूंगा साइनाइट एंड गैब्रो के बारे में। साइनाइट, है ना, साइनाइट के बारे में, है ना। तो चलिए देखिए, रुकिए 1 मिनट, आप लोग फिर से ज्वाइन होते हैं।